पश्चिम बंगाल में। अरे ये क्यों लेके घूम रहे हो? मुझे ये बताओ। मेरा काम तुम अरे काम कुछ नहीं होता, जाके नेताओं से पूछो, जो बना रहे हैं उनसे पूछो। यही तो पूछ रहे हैं, आप ही कुछ नहीं पता, तुम इनसे लेके आके तो आपसे भी क्या उल्टा सुल्टा कुछ भी बोल देंगे ये लोग। आपसे भी तो अरे मेरे से भी क्यों पूछ रहे हो तुम? अभी देखो आसाम में तो बर्बाद हो गया, तो यहाँ ये मस्जिद का आपका डॉक्यूमेंट जितना है पूरा लेके आ जाओ। डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो देखो आप लोग जितना साल से चलाओ मत चलाओ, ये कल से सील हो जाएगा, इसलिए बोला जल्दी लेके। यार इतना बिना जांच पड़ताल के हम जानते नहीं किसी को बाहर से आके यहाँ नमाज पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ो, आपको दिक्कत नहीं, हमें कोई अगर आपको अगर मदरसा किसने कहा अल्लाह अकबर बोलने को? अल्लाह अकबर बोलने को किसने कहा? अंकल ने कहा। किसने? अंकल ने कहा जो यहाँ पे। भाई ये वो संजय गुप्ता है नाम उसका। अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग सुन लो, तमीज नहीं। ये सपा का आदमी है, इसका फोन डिलीट करिए। एंड आज मुझे एचओडी अपने रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि वो सारी रील्स जो तुमने प्रोफेसर के खिलाफ बनाई वो सब डिलीट कर दो। तुम इस यूनिवर्सिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा हो चित्रा, हम लोग तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो क्या असम के बाद अब बारी बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की है क्या? क्योंकि असम में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया गया, जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों पर और खास तौर पर मुसलमानों पर अत्याचार किए गए और जिस तरीके से वहां पर उनके घरों को ढहाया गया, बुलडोजर को ढहाया गया, कमोबेश उसी पैटर्न पर उसी तरीके से स्थितियां उधर भी शुरू हो गई। इन खबरों पर मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि दरअसल हो क्या रहा है और हुआ क्या है। कुछ ताजा तस्वीरें भी निकल के सामने आई, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, तस्वीर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक तरफ चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, एसआईआर के आसरे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार एनआरसी लागू करना चाहती है और दूसरी तरफ भाजपा के सुपारी किलर यूट्यूबर्स और पत्रकार उन मुसलमानों के मुंह में माइक घुसेड़ करके जबरदस्ती कुछ न कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल जिनको कुछ पता भी नहीं है। ऐसा ही एक आदमी दिल्ली में मिला और माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में जब तमाम सारे लोगों से पूछ करके थक हार गया तो उसको एक कायदे का आदमी मिला। फिर उसने जो उन भाई साहब को रगड़ा है उसके बाद भागते ही बने। पहले जरा ये वीडियो देखिए। मना रहा है कोई नहीं मना रहा, तुम इन लोगों से पूछो। पश्चिम बंगाल में। अरे ये क्यों लेके घूम रहे हो? मुझे ये बताओ। तुम अरे काम कुछ नहीं होता, जाके नेताओं से पूछो, जो बना रहे हैं उनसे पूछो। यही तो पूछ रहे हैं, आप ही कुछ नहीं पता, तुम इनसे लेके आके क्या उल्टा सुल्टा कुछ भी बोल देंगे ये लोग। आपसे भी तो। अरे मेरे से भी क्यों पूछ रहे हो तुम? अरे सवाल है, ऐसे नहीं घूमा मुस्लिम मोहल्लों में, बिल्कुल ना घूमा। कैसे होगा किसी का? अरे किसी का भी हो, स्वतंत्र भारत, इन गरीब लोग स्वतंत्र भारत है, कुछ नहीं पता, तुम आके माइक हटा देते हो। और पढ़े लिखे आपसे भी तो। अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ या नहीं हूँ? अरे तो आपसे तो कोर्ट ने निर्णय कर दिया। बहुत मौजूद सवाल है और सवाल यही है कि आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो वैचारिक तौर पर, जो एक तरीके से टेक्निकली किस तरीके से बात की जाती है किसी के सामने, आप उनसे बात नहीं करते। आप उनसे बात करते हैं जो इमोशनल होते हैं, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो किसी मुद्दे विशेष की बात हो। और ऐसे ही लोगों को ये सुपारी किलर पत्रकार ढूंढते हैं और उनको निशाना बनाते हैं ताकि बंगाल चुनाव से पहले एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सके जो भारतीय जनता पार्टी के लिए रेड कारपेट का काम कर सके। और कमोबेश स्थितियां उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम सारे इलाकों में इसी तरीके से चल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लगभग 22-23% मुसलमान है और सारा का सारा गेम उसी के आसपास चल रहा है। योगी आदित्यनाथ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर तक बनवाने लगे हैं। सबसे बड़ा लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम सारे डिटेंशन सेंटर और सब कुछ होते होते 10 साल क्यों हो गए? और यह सब कुछ होता है सिर्फ चुनाव के वक्त और बीच में सारा का सारा डब्बा गोल हो जाता है। खैर आगे बढ़ते एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। तस्वीर अरुणाचल प्रदेश से। दोस्तों अभी आपने देखा कि हिमंता विश्व शर्मा के असम में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से बंगाली भाषी, बंगाल के रहने वाले, बंगाली बोलने वाले लोगों को बांग्लादेशी बता करके किस तरीके से उन पर अत्याचार किया गया। और अब कमोबेश स्थितियां जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ऐसी ही बन गई हैं। तथा कथित नफरती चिंटू अपने आप को खुद सरकार समझ लेने वाले भाजपा की इन सरकारों में किस तरीके से
किसी धर्म विशेष के लोगों को उनकी पहचान के आधार पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके पूजा स्थलों में, उनके इबादत गाहों में घुस करके उनसे कागज मांगे जा रहे हैं, उसका एक वीडियो सामने आया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जरा एक ये वीडियो है, ये अरुणाचल प्रदेश का वीडियो है और इसको आप बहुत गौर से देखिएगा कि कैसे एक व्यक्ति जिसके पास न कोई पद है, जिसका न कोई आदेश है, जिसकी न कोई अपनी एक तरीके से कोई अथॉरिटी है, बावजूद इसके वो आइडेंटिफाई करके मुसलमानों को ढूंढ रहा है और उनसे कागज मांग रहा है, मस्जिदों के कागज मांग रहा है, उनके घरों के कागज मांग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसको यह अधिकार किसने दिया? संविधान के आश्रय चलने वाले इस देश में कोई भी मुंह उठा करके किसी के घर में घुस करके अगर उससे कागज मांगने लगेगा, उसकी पहचान साबित करने का दबाव बनाने लगेगा, तो आप सोचिए इस देश में हालात क्या पैदा हो जाएंगे एक दौर में। जरा ये वीडियो देखिए आप। सबसे ज्यादा बदमाशी भी आप लोग आदमी लोग करते हैं। हम लोग काफी है क्या आप लोग के लिए? आप लोग बोलिए तो जितने काफी है हम लोग। आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इंसान लोग आप लोग इस्लाम में आओ बोल के। अभी देखो आसाम में तो बर्बाद हो गया। यहाँ ये मस्जिद का आपका डॉक्यूमेंट जितना है पूरा लेके आ जाओ। डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो देखो आप लोग जितना साल से चलाओ मत चलाओ, ये कल से सील हो जाएगा, इसलिए बोला जल्दी लेके आओ। अशरफ हुसैन ने इसी वीडियो को शेयर किया और लिखा कि मस्जिद मदरसों में घुस करके उसके कागजात मांगना, मस्जिदों को सील करने की बातें करना। अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कई वीडियो अब तक सामने आए हैं। सवाल यह है कि अगर वैध अवैध ही जांचना है तो जिला प्रशासन इसकी जांच करेगा या कोई भी कैमरा लेकर के सवाल कर सकता। और जैसा कि इस देश में चल रहा है, कोई भी आदमी 1000 रुपए का माइक लिया, 2000 का फोन लिया, 10,000 का मामला पूरा किट उठा करके चल दिया और किसी के भी मुंह में अपनी शब्दों को घुसेड़ने लगता है। इस देश में दरअसल यही चल रहा है, जिनको न जर्नलिज्म का जे पता है और न पत्रकारिता का पी पता है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपको दिखाता हूं। खबर अरुणाचल से ही जुड़ी, लेकिन ये जो मामला है, ये जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया उसी से जुड़ा एक और मामला है जिसमें साफ साफ क्या कुछ कहा गया है वो आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि ये चाइनीज जैसा आदमी हर मस्जिद में कैसे घुस जा रहा है। अरुणाचल में घुसपैठ का ड्रामा सिर्फ एक ही मकसद से चल रहा है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके। स्वदेशी संरक्षण के नाम पर नई नई संगठन खड़ी किए जा रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस सिर्फ मस्जिदों पर छापे, मदरसों को अवैध कहना, इमामों को जबरन नारे बुलवाना और मुसलमानों को अपराधी दिखाना। वही पुरानी स्क्रिप्ट, कागज दिखाओ, अवैध हो तोड़ दो हटाओ। ये सुरक्षा नहीं सोची समझी टारगेटिंग है और एक बड़ा राजनीतिक एजेंडा। आज अरुणाचल, कल असम, उत्तराखंड, राजस्थान, वही फार्मूला, वही नफरत। अगर वाकई देश की चिंता होती तो अवैध सिर्फ मस्जिदें क्यों मिलती? निशाना हमेशा वही बनता है जिसको कमजोर समझा जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, यह गजब का कोइंसिडेंट है कि सारा का सारा मामला अवैध यही निकल रहा है और तो कुछ अवैध है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो जिला से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक दो कार्यालय बने हैं, दफ्तर बने हैं, वो कितने अवैध हैं, वो क्यों नहीं जांचे जा रहे हैं और उन पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? उनके ऑफिसों में, दफ्तर में इस तरीके का कोई नफरती चिंटू पहुंचकर क्यों नहीं कागज जांचता है? और अब एक और खबर, आप ऐसा ही एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से उत्तराखंड में यही सारा का सारा गेम चल रहा है। जरा ये वीडियो देखें पहले। अगर बाहर से कोई व्यक्ति आएगा आपको दिक्कत होगी, हमें दिक्कत होगी। आपकी बहन बेटियां भी रह रही, हमारी भी रह रही, ठीक है। बिना बिना जांच पड़ताल के हम जानते नहीं किसी को बाहर से आके यहाँ नमाज पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ो, आपको दिक्कत नहीं, हमें कोई। अगर आपको अगर मदरसा पढ़ाना है तो अलग से परमिशन अरे तो पड़ोसी अपने घर में नहीं पढ़ सकते, अपने घर में नहीं पढ़ सकते, नहीं अपने घर में नहीं अपने घर में नहीं पढ़ सकते। अब ये वीडियो टीम हिंदू यूनाइटेड नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने जारी किया और लिखा कि एवरी फ्राइडे लोकल मुस्लिम्स इन देहरादून रिपोर्टेडली कॉल ओवर 50 आउटसाइड एंड ऑफर नमाज एट अ हाउस इन अ हिंदू मेजोरिटी विलेज। अब सोचिए, अच्छा आज तक आपने कभी ये सोचा था, कभी आपके ये दिमाग में आया था कि कोई अपने घर में पूजा कर रहा है, कोई मुसलमान है तो अपने घर में इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है तो उस तरीके से अपनी प्रेयर कर रहा है? क्या इससे आज तक कभी किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी हुई? लेकिन अब घरों में भी अगर इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं तो आप ये समझिए कि कैसे ये पूरा का पूरा गेम बदला जा रहा है
और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं। इतना ही नहीं, कई बार ऐसे नफरती चिंटुओं को इनका ही सवाल भारी पड़ जाता है। कई बार ये मुस्लिम इलाकों में जाकर के सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हिंदुओं को भी मुसलमान बता देते हैं, और खास तौर पर उस तरीके के लोग जिनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी, जिनका पूरा का पूरा सामाजिक ताना बाना आसपास के आश्रय बना हुआ। और ऐसा ही मामला हुआ दोस्तों बीते दिनों दिल्ली में। क्या कुछ हुआ है जरा ये वीडियो देखिए। फार्म भरने जा रहे हैं? मैं फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ ना सर। जाइए आप, चलिए खड़ी हो, ये चलिए। क्या तरीका है? टच क्यों कर रहे हो सर? ये आपका कुरान इजाजत देता है महिला को हाथ लगाना? हाथ महिला को हाथ लगाना इजाजत देता है आपका धर्म? मर्द के द्वारा बैठी सर इतना छूना आपका धर्म? खड़े होकर बात कर। क्यों लगाया? किसने कहा अल्लाह अकबर बोलने को? अल्लाह अकबर बोलने को किसने कहा? अंकल ने कहा। किसने? अंकल ने कहा जो यहाँ बैठे। भाई ये वो संजय गुप्ता है ना मसला। अब जिस आदमी को मुसलमान समझ के आरोप और प्रत्यारोप लगा रही थी ये लड़की, वो आदमी दरअसल संजय गुप्ता निकला। उसको लग रहा था कि ये कोई मुसलमान है, चलो इसको घेर लेते हैं, लेकिन यहां पर मामला उल्टा पड़ गया और उसके बाद मैडम को निकलना पड़ा वहां से फौरन। इस बीच दोस्तों एक और बहस छिड़ गई इस देश में, बहस आरएसएस को लेकर के, बहस मुस्लिम लीग को लेकर के। उसका एक सच, बीते दिनों एक सवाल आया कि क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ सरकार चलाई थी? इस तरीके की कुछ बातें चल निकली। अब इस पर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने जो बात लिखी है वो आपको समझना चाहिए कि, और इस बात में, इस तथ्य में आपको दरअसल आरएसएस का असली सच भी पता चलेगा कि कैसे उसने भारत को खंड खंड करने वालों के साथ मिलकर के सत्ता चलाई, सरकार चलाई। जरा ये ट्वीट देखिए क्या बताया। कहा कि कुछ लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ सरकार चलाई थी। अब तथ्य क्या है? तथ्य यह है कृषक प्रजा पार्टी फजल उल हक ने बनाई थी। फजल उल हक ने 1940 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में भारत विभाजन का प्रस्ताव दिया था। 1937 में बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन उसके असहयोग के सिद्धांत के बाद फजल उल हक ने मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियों के साथ सरकार बनाई। 1941 आते आते वायसराय डिफेंस काउंसिल में शामिल होने पर लीग ने समर्थन वापस ले लिया, तो भारत विभाजन का प्रस्तावक फजल उल हक का साथ दिया हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अब आप ये सोचिए, मुस्लिम लीग ने अपना समर्थन वापस लिया क्योंकि वो कहां था, वायसराय डिफेंस काउंसिल में शामिल हो गई, और उसके बाद जब फजल उल हक की पार्टी अकेली पड़ी तो उसको समर्थन दिया हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपना सब कुछ मानती है। 1946 में फजल उल हक बाद में पाकिस्तान के गृहमंत्री भी बने 46 में, और उससे पहले सोचिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके साथ बैठ करके सत्ता की गोटियां सेट कर रहे थे दोस्तों। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, एक और तस्वीर कि आखिर दरअसल उसमें मामला पूरा का पूरा क्या। मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस जिस तरीके से कोडीन कफ सिरप मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेर रहे थे, दरअसल वो सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव था उनके तथ्यों को लेकर के, और हालात ये हुए कि उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और अब एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जरा ये दैनिक जागरण की खबर देखिए। पूर्व आईपीएस की शिकायत पर कोर्ट ने एसपी से मांगी रिपोर्ट। मामला दरअसल यह है कि उनको मारा पीटा गया है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि उनको काफी ज्यादा चोटें लगी हैं। सोचिए, एक आईपीएस जिसको पहले जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया, एक पुलिस अधिकारी, और उसके बाद वही पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, चलती ट्रेन से उठा ले जाती है, चप्पल तक पहनने का मौका नहीं देती है। यह हालत है इस देश में एक पढ़े लिखे व्यक्ति की, एक ऐसे व्यक्ति की जो आईजी रैंक पर था, इंस्पेक्टर जनरल रैंक पर था, और उसको जबरन इस्तीफा दिलवाया गया, जबरन उसकी नौकरी छीन ली गई और अब उसको जेल भेज दिया गया। यह सब कुछ इसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है दोस्तों। और मामले में कौन से? एक 20 साल 25 साल पुराना सिविल मैटर, जमीन का मैटर, लैंड यूज का मैटर, उस मैटर में खोद करके अचानक से उसको जेल भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कोडीन कफ सिरप के मामले में जिन सरगनाओं का गला पकड़ रहे थे, दरअसल वो सत्ता के बेहद करीबी थे, और शक ये थी, शंका ये थी, आशंका ये थी कि अगर हाथ वहां तक पहुंचते तो कई बड़े लोगों तक ये पूरा का पूरा सिंडिकेट खुल जाता है, ऐसा कहा जा रहा। अब इस बीच दोस्तों अभिषेक उपाध्याय ने देखिए क्या लिखा है। अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से गिरफ्तारी के वक्त जबरदस्ती की गई, शरीर पर चोटें आई, कोर्ट के कहने पर एसपी से रिपोर्ट मांगी गई है,
देवरिया जागरण लिखता है कि पुलिस अभिरक्षा में पूर्व पुलिस अधिकारी के शरीर पर आई 2 चोटें। जिस दौर में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह बेफिक्र लहराते हुए पुलिस के साथ चहलकदमी करता हुआ कोर्ट की तरफ जाता हुआ दिख जाता है, उसी दौर में सच की खातिर आवाज बुलंद करने वाले एक पूर्व आईपीएस सरकारी प्रताड़ना के एक के बाद दूसरे भयावह दृश्यों से 2-4 होता हुआ दिख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आलोक सिंह हवा की दिशा में बह रहा है और यह धाकड़ पूर्व आईपीएस सत्ता की हवाओं की एक पूरी सल्तनत के खिलाफ खड़ा हुआ है। फिर यह तो होना ही था। और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति। अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की करता धरता, अनुप्रिया पटेल खुद भी केंद्र में मंत्री। उनके एक कार्यक्रम के दौरान उनकी किस तरीके से एक व्यक्ति से अभद्रता की गई है, उसका फोन छीनने की कोशिश की गई है, उसकी एक तस्वीर निकल के सामने आई है। जरा ये वीडियो देखिए। गलत, ये अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग लो, सुन लो। तमीज नहीं तो ये सपा का आदमी है, इसका फोन डिलीट करिए। सर वो मोबाइल सारे हमारे गाड़ी में बैठे नहीं गलत बात नहीं, आप लोग सब ये आशीष पटेल कह रहे थे, उन्होंने ही फोन पर झपट्टा मारने की कोशिश की। अनुपम पटेल लिख रहे हैं ये आशीष पटेल हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और खुद भी कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में। ये सपा का आदमी है, वीडियो डिलीट करिए। मंत्री जी के पास गजब की प्रतिभा है। बताइए, जाति से जान जाते हैं कि किस पार्टी का आदमी है। सोचिए इतनी प्रतिभा है तो इनके अंदर कितना जातिवाद होगा। साफ साफ बात कही गई। मामला उत्तर प्रदेश ही नहीं दोस्तों, दिल्ली में भी यही है। तमाम सारे यूनिवर्सिटी संस्थान, शिक्षण संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आइडियोलॉजी के तले। एक छात्रा, उसने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की तो उस पर किस तरीके से दबाव बनाया गया, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जरा पहले ये वीडियो देखिए और उसके बाद जब धमकाया गया उस छात्रा को तो उसने किस तरीके से उनका ऑडियो रिकॉर्ड किया वो भी दिखाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए। पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे एक प्रोफेसर के खिलाफ, डीयू के, एंड आज मुझे एचओडी अपने रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि वो सारी रील्स जो तुमने प्रोफेसर के खिलाफ बनाई वो सब डिलीट कर दो। तुम इस यूनिवर्सिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा हो चित्रा, हम लोग तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो ये है भाई, ये प्रोफेसर्स हैं, ये प्रोफेसर्स हैं जो ऐसी धमकी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इस तरीके के प्रोफेसर्स हैं डीयू के अंदर, एंड इसीलिए इन लोगों ने मेरा एडमिट कार्ड मुझे नहीं दिया था। दैट्स द रीजन। और क्लास के बच्चे इतने महान हैं, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग जस्टिस, यू नो व्हाट दे डिड, सब 7-8 बच्चे कल गए हैं मेरे खिलाफ गवाही दे के आए हैं चोटी के सामने। ये चित्रा थी और चित्रा को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया आपने देख लिया। और अब मैं चित्रा ने ही जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी उस विभागाध्यक्ष की, वो भी आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। You want me to delete those reels? You know, effect university, it is a big body. You are small body, you hurt yourself. If you say, oh, you remove from university, then you won't take, you won't able to do your studies. What will happen? You are the loser or university is the loser? Who's loser? Tell me. You are the loser? Who's there? I'm not the loser. No, if university... So you want me to leave this department? You understand me correctly? I leave it, sir. But you know what? I'll not stand for lies. What he has done to me, it is harassment. तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।